हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी कहानियों के खजाने से लेकर आई हूं शशि महाजन जी की उनकी रचना आखिरी हिचकिचाहट। और ये कहानी बहुत अच्छी है, बहुत ही शिक्षाप्रद है, आप लोग स्वयं बताइएगा। आदित्य ने वर्जीनिया टेक से इंजीनियरिंग करी थी। बिजनेस मैनेजमेंट एनसीईआर सिंगापुर से किया था और अपने लिए लड़की ढूंढ रहा था। आजकल बहुत से साइट्स चल रहे थे, शादी.com, मैरिज का, तो उसने अपना बायोडाटा शादी.com पर अपलोड किया था और उसमें लिखा था, उसने स्वयं के बारे में लिखा था कि मेरी माँ मेडिकल डॉक्टर है। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत कठिनाइयों से पाला है और अकेले ही बड़ा किया है। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरी माँ के साथ एडजस्ट कर सके। मेलबर्न में एमएससी की अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रही विभूति ने यह पढ़ा तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो पूना के एक संयुक्त परिवार में पली बढ़ी हुई थी और उसे रिश्तों की कदर थी। वो रिश्तों की वैल्यू समझती थी। उसके घर में चाचा चाची दादा दादी सब लोग थे, जिससे वो उसे पता था कि रिश्तों का होना कितना ज़रूरी है। बात को आगे बढ़ाने के लिए उसने आदित्य को फ़ोन किया और आदित्य ने कहा कि हम अगले रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखते हैं और वीडियो कॉल पर हम अपनी सारी बातें स्पष्ट करते हैं। रविवार को ठीक समय पर जो आदित्य ने बताया था उसी समय पर उसका फ़ोन आ गया। विभूति को ये बहुत अच्छा लगा कि आदित्य जो है बहुत टाइम का पंक्चुअल है। उसने सामने देखा वीडियो कॉल पर तो आदित्य 6 फीट का, चौड़े कंधों वाला, तेज नयन नक्श का एक आकर्षक व्यक्ति था। दोनों में बातचीत शुरू हुई। पहले तो अपने बारे में दोनों ने बताया और इसके बाद जो है आदित्य ने कहा कि मैं अपने बारे में तुम्हें डिटेल से बताना चाहता हूँ कि मेरी परवरिश मुंबई में हुई है। अंधेरी में हमारा अपना पुश्तैनी मकान है जहाँ आजकल मेरी माँ अकेली रहती है और वो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती है। मैं किसी भावनात्मक दबाव में ना आऊँ इसलिए उन्होंने कभी भी दूसरी शादी नहीं की। हालांकि उनके पास इसके कई अवसर थे। तुम विश्वास कर सकती हो वो अभी भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। इस पर विभूति ने मुस्कुराकर कहा कि वो तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि आपकी माँ कितनी सुंदर होंगी। आदित्य भी जो है विभूति की बातों पर मुस्कुराए बिना रह न सका। आदित्य ने पूछा कि तुम अपनी माँ के लिए अभी क्या करना चाहते हो? तो आदित्य ने कहा, विभूति ने पूछा कि तुम अपनी माँ के लिए अभी क्या करना चाहते हो? तो आदित्य ने कहा, माँ अभी रिटायर होने वाली हैं। मैं नहीं चाहता वो अकेलेपन का अनुभव करें। मैं मुंबई में उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो इस पर आदित्य ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जो आदित्य ने कहा कि तो तुम क्या मेरे साथ मुंबई आकर रह सकोगी, रहना चाहोगी? जो है विभूति ने कहा, हाँ, माँ का आशीर्वाद अगर साथ है तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मुझे भी माँ के साथ रहना है। तो इस पर आदित्य कहता है कि मुझे मुंबई से एक जॉब ऑफ़र हुई है, मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। शादी के बाद जो है मैं वहीं पर आकर शिफ्ट हो जाऊँगा, पर तुम इसके पहले तुम एक बार मेरी माँ से मिल लो। मुझे यकीन है कि मेरी माँ तुम्हें बहुत पसंद करेंगी। दोनों में काफ़ी देर तक बातें होती रही। दोनों ने अपनी पसंद नापसंद सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर की और विभूति और आदित्य को लगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और इस पर जो है उन्होंने फ़ैसला लिया कि वो ये सारी बातें अपने घर वालों को बताएंगे ताकि ये बातें आगे बढ़ाई जा सके। अगले सप्ताह आदित्य की माँ डॉक्टर नीना कपूर से बात हुई। फिर दोनों परिवार आपस में मिले और देखते ही देखते आदित्य और विभूति की शादी हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। आदित्य ने मुंबई में अपना जॉब एक्सेप्ट कर लिया था और वहाँ पर उसका जो एक अपना पुश्तैनी घर था वो बहुत बड़ा फ्लैट था। 4 बेडरूम थे, स्टडी लिविंग रूम था, पार्लर था, किचन के साथ पैट्री, छोटा सा टेरेस था और 3 बड़ी बड़ी बालकनी थी।
आदित्य की माँ ने उसे बहुत इतने से सजाया था, उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। तो वो अक्सर जहाँ भी जाती थी वहाँ से जो भी वहाँ की चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी वो उसे लाकर अपने रूम में अपने जो है घर में सजाती थी, जिसमें राधा कृष्ण की मूर्तियाँ थी, पियानो थी, पेंटिंग्स था, हाथ का बना हुआ झूला था, हाथ से काढ़े हुए हैंगिंग थे। हर जगह उनकी जो है सुरुचि की छाप छोड़ रही थी, हर चीज़ बहुत ही करीने से लगा हुआ था। आदित्य नौकरी में पैर जमा रहा था। माँ रिटायर होने के बाद ब्रिज खेलने से लेकर भजन गाने तक का ग्रुप के साथ स्वयं को जोड़ लिया था। वो खुद बिजी रहना चाहती थी। विभूति चाहती थी नौकरी करने से पहले वो कुछ समय अपने घर में बिताए। एमएससी किए हुए उसे 1 महीने हो चुका था और उसकी शादी, इसके बाद जब उसकी शादी हुई, हनीमून हुआ और वो कई जगह पर वो लोग घूमने गए, रिश्तेदारों से मिले। तो ये सब जो है विभूति के लिए एक सपने जैसा था। वो इस मुंबई शहर को जीना चाहती थी। मुंबई शहर में अपने परिवार के साथ वो थोड़ा सा घूमना फिरना चाहती थी, इसलिए उसने अभी जॉब जो है स्वीकार नहीं किया। वो गृहस्थ लाइन को थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती थी। आदित्य जब ऑफिस से घर आता तो माँ और विभूति दोनों खिल उठती थी। कुछ समय बैठने के बाद माँ जो है स्वयं भीतर चली जाती थी। तो विभूति को लगता था कि माँ कितनी समझदार हैं, उन्हें जो है रिश्तों को उचित स्थान देना और उसकी पहचान करना कितना अच्छे से आता है। एक दिन विभूति ने ड्राइंग रूम की सजावट थोड़ी सी बदल दी। जो है वो अपने साथ लाई एबोरिजिन आर्ट की कुछ चीज़ें वहाँ पर लाकर सजा दिया उसने। तो जब शाम को आदित्य वापस ऑफिस से आते हैं तो जब वो अपनी माँ की सजावट से अलग सजावट देखते हैं तो उन्हें थोड़ा सा बुरा फील होता है। पर जैसे ही उनका चेहरा उतर जाता है तो जैसे ही उनकी माँ ने कहा कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखो मेरी बहू ने कितना सुंदर सा सजाया है, तो जो है इस पर आदित्य का चेहरा भी खिल उठता है। लेकिन ये सारी बातें विभूति भाप जाती है। उसे बहुत बुरा सा अंदर से फील होता है कि उसने इतने प्यार से घर को सजाया पर आदित्य को अच्छा नहीं लगा। और जब माँ ने कहा तब आदित्य को अच्छा लगा। पर उसने ये बातें किसी से नहीं की, ना ही अपने चेहरे पर भाव आने दिया। एक दिन बाद विभूति ने कहा, हम लोग शादी के पूरे 3 महीने हो चुके हैं, पर मैं अभी भी तुम्हारे ऑफिस के दोस्तों से नहीं मिली हूँ, तो क्यों ना एक छोटा सा गेट टुगेदर रख दिया जाए और जहाँ पर मैं आपके ऑफिस के दोस्तों से, आपके कुलीग से मेरा भी परिचय हो जाए और एक छोटी सी पार्टी रख लेते हैं। तो इस पर आदित्य ने कहा कि विभूति की ये बातें सुनकर आदित्य ने कहा कि ठीक है मैं, और इसके बाद वो सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। और जब वापस आया तो उसने कहा ठीक है विभूति, माँ बिरयानी और हलवा बना देगी, तुम स्नैक्स बना देना। इस पर विभूति को बहुत बुरा लगा। उसने कहा तुम ये बातें माँ से करने गए थे? तो इस पर आदित्य ने कहा हाँ, इसमें क्या गलत है। विभूति ने गुस्से में कहा कुछ नहीं, और वो चुपचाप जो है अलग अपने रूम में चली गई। और उसके अंदर एक अजीब सा कसमकस चल रहा था कि मैंने एक छोटी सी बात कही, इसे भी आदित्य अपनी माँ से पूछने चले गए, जिसकी वजह से जो है विभूति का उत्साह जो लोगों को बुलाने का था वो जाता रहा। जैसे जैसे समय बीत रहा था विभूति को लग रहा था कि आदित्य जो है कोई तो निर्णय स्वयं नहीं लेते हैं और हर बात वो माँ से पूछते हैं और अंत में सारी बातें वो माँ के ऊपर डाल देते हैं। भला जो है इतने साल बाहर रहने के बाद भी आदित्य में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। वो उसके अंदर, विभूति के अंदर ये गुस्सा, ये क्रोध घर बनाते जा रही थी। वो बातें कहती नहीं थी लेकिन अपने अंदर दबाने की वजह से वो अंदर ही अंदर तड़प रही थी और गुस्से से भरती जा रही थी।
वो सोच रही थी कि उसने तो सिर्फ 2 साल ऑस्ट्रेलिया में बिताए, इसके बाद भी वो निर्णय खुद लेती है, पर आदित्य तो पूरे 7 साल विदेश रहकर आए हैं, फिर वो अपना निर्णय खुद क्यों नहीं लेते, हर बात वो माँ पर क्यों डाल देते हैं। विभूति कुछ दिनों से सोच रही थी कि जो है ये सारी चीज़ें, और वो सोच रही थी कि अब उसे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो। इसी बीच उसकी एक सहेली उससे मिलने आई, वो स्पा चला रही थी, तो उसने सोचा, उसने अपने स्पा के बारे में बताया, तो विभूति ने भी सोचा कि उसके स्पा में थोड़ा सा निवेश करना चाहिए उसे। शाम को जब आदित्य वापस आते हैं तो उसने अपना निर्णय सुनाया। आदित्य ने कहा कि मुझसे क्यों पूछ रही हो, माँ से पूछो ना। तो इस पर जो है विभूति गुस्सा हो जाती है, वो कहती है नहीं, ये मेरा डिसीजन है, मैं माँ से क्यों पूछूं, हर बात मैं माँ से तुम्हारी तरह नहीं पूछ सकती हूँ, और मैंने ये पैसे खुद कमाए हैं और ये मेरा पैसा है, मैं इसे जहाँ चाहूँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो इस पर आदित्य विभूति से कहता है वो बात नहीं है, माँ से एक बार तुम बात कर लो, हमारा फैसला गलत हो सकता है, पर माँ को इतना एक्सपीरियंस है कि उनका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। तो इस पर विभूति गुस्सा हो जाती है, तो कहती है कि तो हो जाए गलत फैसला, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं अपनी जो भी गलत फैसला होगा वो मेरा होगा, मेरे पैसे डूबेंगे, पर मैं ये बातें माँ से पूछने नहीं जाऊँगी। इस पर आदित्य समझ जाता है कि विभूति गुस्से में है, तो वो कहता है ठीक है, और ये कहकर वो जूते अपने उतारने लगता है। तो फ्रेंड्स, जो है मेरी ये कहानी भाग 1 यहीं पर आखिरी हिचकिचाहट ख़त्म होती है, और मैं भाग 2 लेकर फिर आप लोगों के सामने उपस्थित होती हूँ, और इसमें देखिएगा कि विभूति और आदित्य का रिश्ता एक नया क्या मोड़ लेता है। तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्ते।